1707 में, देखिए 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और ये हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि जैसे ही मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो भी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ने लगती है। जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ने लगती है, आसपास के हमारे देश में जैसे हैदराबाद के निज़ाम, बंगाल के नवाब, ये सभी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लग जाते हैं, अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लेते हैं। इसी क्रम में देखिए 1733 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह थे, जिन्होंने बिहार की सूबेदारी 1733 में बिहार की सूबेदारी शुजाउद्दीन को दे दिया। शुजाउद्दीन बे थे, जिन्हें पहले से बंगाल और उड़ीसा की भी सूबेदारी प्राप्त थी और बंगाल के वे नवाब थे। तो इसी क्रम में बंगाल और बिहार के एक शासक हो गए और उस समय से बिहार और बंगाल एक साथ रहा। धीरे धीरे हमारे इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन आने लगे और फिर हमारे देश में कुछ घटनाएं घटी, जैसे बंग आंदोलन भी चला, हम लोग ये सभी देख चुके हैं। इसके बाद देखिए राजनीति में, बिहार के राजनीति में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, कृष्ण सहाय जैसे नेता आने लगते हैं और ये लोग एक अलग बिहार राज्य, एक अलग बिहार प्रांत के गठन की मांग उठाने लगते हैं। अपने समाचार पत्र के माध्यम से लेख लिखने लगते हैं जिसमें एक अलग बिहार प्रांत के गठन की बात करते हैं और अंततः सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास के कारण एक अलग बिहार प्रांत का गठन हो जाता है। इसलिए आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। देखिए इससे प्रश्न भी आया हुआ है, यदि आप लोग देखें, अगर आप लोग पहले के प्रश्नों को देखिएगा तो 65वीं बीपीएससी में आपको ये प्रश्न आया हुआ है कि आधुनिक बिहार का निर्माता कौन है। तो आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा हैं। ये देखिए ये 2 बार आपको प्रश्न आया हुआ है, 42वीं बीपीएससी में आया था और फिर 65वीं बीपीएससी में भी आ चुका है। तो देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कैसे हैं, तो क्योंकि ये बहुत अलग प्रांत के गठन में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो देखिए 1894 में महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, कृष्णदेव सहाय जैसे नेता मिलकर एक बिहारी टाइम्स समाचार पत्र का संपादन करते हैं और इसके मुख्य संपादक महेश नारायण रहते हैं और इसके सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा रहते हैं और ये सभी मिलकर इस समाचार पत्र के माध्यम से एक अलग प्रांत के गठन की बात रखते हैं। इसी क्रम में देखिए कि 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है पटना में, ठीक है, और उसकी अध्यक्षता करते हैं सर अली इमाम और उसमें भी इस सम्मेलन में फ़खरुद्दीन जो थे वो बिहार के एक अलग प्रांत के रूप में गठन करने का प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कि और इसके जस्ट पहले 1906 में आपको हम एक संस्था के बारे में पढ़ा चुके हैं, वो था बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। उसमें भी बिहार एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित करने की बात की जाती है। इसके बाद देखिए कि 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में भी एक अलग प्रांत के गठन की मांग सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली रखते हैं। इसके बाद आप लोग सभी को पता है कि 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, ठीक है। तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है 12 दिसंबर 1911 को और इसी में ये घोषणा की जाती है कि बिहार और उड़ीसा को एक साथ रखते हुए बिहार को बंगाल से अलग किया जाता है, ठीक है। और हमारा बिहार 22 मार्च को बंगाल से अलग हो जाता है और 1 अप्रैल 1912 को विधिवत रूप से वो कार्य करने लगती है एक अलग प्रांत के रूप में। लेकिन इस समय बिहार के साथ उड़ीसा भी थी, ठीक है, जिसे वर्तमान में उड़ीसा बोलते हैं। तो उड़ीसा भी थी। जिस समय बंगाल से बिहार अलग हुआ था उस समय का क्षेत्रफल 3,29,584 वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या 3,50,00,000 थी। अभी वर्तमान हमारे बिहार का क्षेत्रफल कितना है ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए ये 1912 में जो अलग हुआ और बिहार एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित हुआ, इससे भी प्रश्न आपके 39वीं बीपीएससी में और 64वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो देखिए ये टॉपिक कितने महत्वपूर्ण हैं, इससे कैसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद देखिए कि 20 जनवरी 1913 को बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली होते हैं। इसके बाद देखिए कि 1921 में अभी वर्तमान में जो पटना विधानसभा है वो बनकर तैयार हो जाता है और उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रथम बैठक होती है 1921 में। वर्तमान विधानसभा उसमें प्रथम बैठक होती है और उस प्रथम बैठक की अध्यक्षता सर मूडी करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के गवर्नर वो सर मूडी रहते हैं। उसके बाद हमारे देश में बहुत सारे अधिनियम आते हैं, संवैधानिक विकास अधिनियम आप लोग सभी पढ़े होंगे। 1909, 1919, 1935। 1909 को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है और 1935 का अधिनियम तो बहुत महत्वपूर्ण ही है, ठीक है। तो 1935 का अधिनियम आता है। 1935 के अधिनियम में ये घोषणा की जाती है कि बिहार और उड़ीसा को अलग किया जाता है और 1936 में उड़ीसा एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित हो जाती है। और देखिए ये भी डेटा आप लोग से एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। 1 अप्रैल 1936 को ये आपका 67वीं बीपीएससी में भी पूछा है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब होता है, उड़ीसा एक अलग स्टेट के रूप में कब स्थापित होती है। और ये सहायक के एग्ज़ाम में भी आपको 2003 में पूछा जा चुका है। तो इसे आप लोग देखिए, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कि एक आपका ये भी प्रश्न आया है कि किस अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे, तो 1935 का अधिनियम, ठीक है। तो ये डेटा काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1935 की अधिनियम आपका 1936 में बिहार उड़ीसा का अलग होना, इससे भी आपको लगातार प्रश्न आ चुके हैं 67वीं बीपीएससी में, 63वीं बीपीएससी में। तो इन डेटा को आप याद रखिएगा। डेटा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सभी को याद होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, और देखिए इससे भी प्रश्न आए हुए हैं एग्ज़ाम में, शायद वो मैं लिखना भूल गई होंगी लेकिन इससे भी प्रश्न आए हुए हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। और ये आपके बिहार एसएससी और दरोगा दोनों में ये प्रश्न आया हुआ है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम दरोगा का आप तैयारी करवाते हैं, तो बच्चों देखिए ये आज दरोगा में पूछ दिया तो अब ये अलग से ये हो गया, लेकिन ये पूछा कहाँ से, ये बिहार का हिस्ट्री से ही पूछा है। तो आपको ओवरऑल सब कुछ एक बार पढ़ लेना ही पड़ेगा ताकि आप हर एग्ज़ाम के लिए अच्छे से एग्ज़ाम दे सके, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 1916 में पटना उच्च न्यायालय की पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। आप लोग देखिए 1916 का जो समय होता है हमारे देश में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में उस समय होम रूल आंदोलन चल रहा था। होम रूल आंदोलन देखिए 2 व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है, 2 व्यक्तित्व उसमें आते हैं। एक का नाम आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था और एक का नाम आपको एनी बेसेंट था, ठीक है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी और ये भी प्रश्न बार बार आपको पूछा जाता है। तो वो तो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ते हैं। अगर हम लोग बिहार के संदर्भ में देखें तो देखिए बिहार में होम रूल आंदोलन जब चल रहा था तो हमारे बिहार में पटना में होम रूल लिंक की स्थापना किसने किया, आपके मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंक की स्थापना किसने किया, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो देखिए 16 दिसंबर 1916 को पटना में बांकीपुर में मजहरूल हक की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था और उसी सभा में ये निर्णय लिया गया था कि पटना में एक होम रूल लिंक की स्थापना की जाएगी और इसके अध्यक्ष मजहरूल हक बने थे और उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां बने थे, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देखें कि मुजफ्फरपुर में कौन बने थे, तो जनकधारी प्रसाद जो थे वो मुजफ्फरपुर में होम रूलिंग आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। देखिए बच्चों ये जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके पहले भी आपको कुछ संगठनों के बारे में बताया जा चुका है पहले के वीडियो में। तो देखिए अब तैयारी करने में बार बार बच्चे पूछते हैं कि मैम डेटा याद नहीं रहता है, डेटा याद कैसे रखें। तो देखिए बच्चों डेटा याद रखने का सीधा यही है कि आप बार बार रिवीजन कीजिए और उसको सिनॉप्सिस बनाइए।
सिनॉप्सिस बनाने का एक तरीका यही है कि जैसे मैं अभी आपको पहले की बहुत सारी वीडियो जो बना चुकी हूँ, जैसे आपको मैंने 1857 का विद्रोह बताया था, आपको बॉयज एसोसिएशन, सरस्वती अकादमी, ये सब की जो स्थापना किए थे, उसको आप लोग एक जगह लिखते जाइए, बार बार लिखिए। देखिए बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि पीटी तो बस 4 ऑप्शन में चुनने वाला है तो वो चुनने का है, लेकिन नहीं, लिखने से आपको बहुत याद आएगा। जैसे देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग बहुत पहले हम लोग 1857 में देखें तो 1857 में आप लोग देखे होंगे कि रोहिणी जगह से आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है, रोहिणी से आंदोलन प्रारंभ होता है। उसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर और दानापुर, ये आंदोलन का क्रम रहता है। 1857 के विद्रोह में आंदोलन का क्रम रहता है, 1857 के विद्रोह का आंदोलन का क्रम था, ठीक है। और देखिए बच्चों इससे प्रश्न आया हुआ है, ये आपके 46वीं बीपीएससी में ये आपका प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है, ये आपका 46वीं बीपीएससी में पूछा गया है। और अगर आप वीडियो मेरे देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि मैं आपको बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से बताई हूँ।